प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन। जल संसाधन को अपन दो विभागों में बांटा गया है, स्थलीय जल संसाधन और महासागरीय जल संसाधन। इनलैंड वाटर रिसोर्सेज स्थलीय जल संसाधन जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे नदियों, नहरों, झीलों, ताल तलैयों, दलदल, इस रूप में पाया जाता है। इसलिए जल संसाधन से स्थलाकृतियों के उच्चावच, ढालों व समतलों का निर्माण होता है। इनसे मिट्टियों का निर्माण होता है और भूतल पर वो मिट्टियाँ बिछती हैं। इस जल राशि के द्वारा घरेलू जल की मांग पूर्ति होती है तथा जंतु जगत और वनस्पति जगत के लिए जीवन धारण हेतु जल प्राप्त होता है और औद्योगिक कारखानों के संचालन में भी जल पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से स्थलीय जल संसाधन का क्या महत्व है मानव के लिए, उसके उपयोग के लिए, तो एक एक करके अपन देखते हैं। मनुष्य को जल संसाधन के निम्नलिखित समायोजन करने पड़ते हैं। पहला, उनका प्रयोग करने के लिए कुछ इमारतों, नहरों, घाटों, पुलों, बांधों, पुस्तों, सुरंगों, जलघरों, टंकियों, कुंडों, हौजों, शक्तिगृहों, नालियों का निर्माण करना होता है। जल के गुणों का ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक है। जल को साफ करने और शोधने की क्रियाएं ज्ञात करनी आवश्यक होती हैं। पवन शक्तियों के चलाने के लिए जलधारा के वेग को शक्ति के अनुभव द्वारा समझना होता है। नौ परिवहन और जल विद्युत उत्पादन के लिए जल विज्ञान और इंजीनियरिंग में दक्षता प्राप्त करनी होती है। घरेलू जल पूर्ति, पहला इसका उपयोग है। मनुष्य को पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, पशुओं के लिए, नहाने धोने और पौधों के लिए शुद्ध जल और साफ होना चाहिए। इसमें जीवाणु तथा अन्य संदूषण नहीं होने चाहिए। ये घुलनशील क्षारों जैसे चूना, जिप्सम आदि से रहित होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का स्वाद, गंध और रंग नहीं होना चाहिए तथा तलछट और घुली हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बड़े नगरों में घरेलू जल पूर्ति के लिए प्राय कठिनाइयाँ होती हैं। जो नगर नदियों के किनारे बसे हैं उनके लिए जल को टंकियों और हौजों में छाना और शुद्ध किया जाता है। कुछ बड़े नगरों के लिए काफ़ी दूर से जल लाना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क नगर के लिए कैट्सकिल पर्वतों से 29 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा जल लाया गया है। इसके मार्ग में कई स्थानों पर सुरंगें बनानी पड़ती हैं। लॉस एंजल्स नगर के लिए सिएरा नेवादा पर्वत के ढलानों से 416 किलोमीटर लंबी मरुस्थल को पार करते हुए कृत्रिम जल प्रणाली द्वारा जल लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में कालगोल्डी तक खाने हैं 560 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा जल लाया जाता है। गंगा नदी के किनारे बसे हुए कानपुर, वाराणसी, कोलकाता आदि नगरों में तथा यमुना नदी पर बसे दिल्ली और आगरा में घरेलू जल पूर्ति की वैसी ही कठिनाइयाँ सामने आती हैं, जैसे कि टेम्स नदी पर बसे लंदन को, बेजर पर बसे ब्रोमेन को, राइन पर बसे कोलोन को, वोल्गाज पर बसे स्टेलिनग्राड को, यांगटीसी पर बसे नानकिंग को, मिसिसिपी पर बसे सेंट लुई को और मिशिगन पर बसे शिकागो को होती है। नदियों या झीलों के सारे बसे हुए नगरों के घरेलू गंदे जल को नालियों द्वारा नदियों में डाल दिया जाता है। ऐसे दूषित जल को टंकियों से छान लेने के बाद क्लोरीन मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। बाकू और अदन में समुद्री जल को शुद्ध करके पीने के काम में लाया जाता है। उत्तरी चिली के मरुस्थलीय पत्तनों द्वारा दूर देश से जल भरकर लाया जाता है। ये तो हुआ घरेलू जल पूर्ति। अब आता है औद्योगिक जल पूर्ति। औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए घरेलू मांग से बहुत अधिक मात्रा में जल की खपत होती है। भाप से चलने वाले इंजनों में भाप बनाने के लिए, भाप के संघनन के लिए, रसायनों को घोलने के लिए, वस्त्र उद्योगों में धुलाई, रंगाई, छपाई आदि के लिए, आर्द्रकों और प्रशीतकों के लिए, लोहा इस्पात उद्योगों में धातु ठंडी करने के लिए, कोयला उद्योगों में कोक को धोने के लिए, रसायन उद्योगों में क्षारों के घोलों और अम्लों के निर्माण के लिए, चमड़ा उद्योगों में खालों को धोने और रंगने के लिए तथा लोहा इस्पात उद्योग में जल की खपत बड़ी मात्रा में होती है। औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति नदियों, झीलों और नहरों के किनारे बसे हुए नगरों में नदियों आदि के जल को विशाल संयंत्रों से शोध
करके की जाती है। कहीं कहीं पर क्षारयुक्त जल के कारण कोई विशेष उद्योग ही एक स्थान पर स्थापित नहीं किया जाता। जैसे इंग्लैंड के मैनचेस्टर नगर में सूती वस्त्र के उद्योग स्थापित हैं, परंतु वहाँ भूमिगत धरातलीय जल में रासायनिक द्रव्य मिले होने के कारण वस्त्रों की धुलाई और रंगाई ठीक नहीं हो सकती। अतएव मैनचेस्टर के उत्पादित वस्त्रों की धुलाई और रंगाई के प्लांट मैनचेस्टर के पूर्व पेनाइल पहाड़ियों में स्थापित हैं। यहाँ पर मृदु जल उपलब्ध है। जल में मिला हुआ चूना तथा मैग्नीशियम उद्योगों के संचालन में हानिकारक होता है। उद्योगों में प्रयोग होने वाले जल को भी क्लोरीन तथा अन्य रसायनों के मिश्रण द्वारा शुद्ध किया जाता है ताकि उसमें शैवाल जीवाणु न उत्पन्न हो सके। खानों के क्षेत्र में से बहकर आने वाला जल संदूषित हो जाता है और उसमें लोहे में जंग लग जाता है। ऐसा जल लोहे या इस्पात की पाइपों और बॉयलरों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल ठंडे रहने पर ही निष्क्रिय रहते हैं, परंतु गर्म होने के बाद वे पाइपों में जंग, अवरोध और छिद्र पैदा कर देते हैं। यूएसए में भी शुद्ध जल की उपलब्धता का प्रभाव निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण पर होता है। ऊन कातने और बुनने के कारखाने, रेशमी और सूती वस्त्रों की मिलें, बुनाई के सामान, कागज, लुगदी, चमड़ा, अल्कोहल, रासायनिक निर्माण, औषधि निर्माण और अन्य उद्योगों अधिकांशतः ऐसे राज्यों में स्थापित हुए जिनमें मृदु जल मिलता है। इस प्रकार से औद्योगिक महत्व के लिए जल की उपलब्धता। अब आता है मत्स्य उत्पादन के लिए जल। नदियों, झीलों और तालाबों में से छोटे पैमाने पर मछली पकड़ी जाती है। रूस में वोल्गा, डॉन, नीफर, ओबे, यनीशी ये नदियाँ हैं। आमूर आदि नदियों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया, मिसिसिपी आदि नदियों तथा बड़ी झीलों में, भारत में गंगा, सतलज, महानदी जैसी नदियों में, चीन में हांगो, यांगटी, सिक्यांग, जापान की छोटी छोटी पर्वतीय नदियों में तथा वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश आदि की नदियों में स्थानीय भोजन पूर्ति के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। नदियों से प्राप्त हुई मछलियों की मात्रा समुद्रों की तुलना में बहुत थोड़ी होती है। अब आगे है जल का उपयोग कृषि फसलों की सिंचाई के लिए। संसार की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया में रहता है। इन भूभागों में वर्ष में कम से कम 2 कृषि फसलें होती हैं, जिनमें अधिकांशतः सिंचाई पर निर्भर हैं। केवल विषुवत-रेखीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर शेष मानसून एशिया के जिन प्रदेशों में चावल की प्रतिवर्ष 2 या 3 फसलें होती हैं, जैसे अब दक्षिणी चीन और प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी जापान, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश और मलेशिया, वहाँ चावल की दोनों फसलों की सिंचाई की जाती है। जिन प्रदेशों में चावल केवल ग्रीष्मकाल की फसल है, ग्रीष्मकाल की फसल जैसे उत्तरी चीन, उत्तरी जापान, कोरिया, उत्तरी भारत और पाकिस्तान, वहाँ ग्रीष्मकाल में चावल, गन्ना, कपास, मक्का, उड़द, मूंग, सोयाबीन आदि फसलों की सिंचाई की जाती है। ज्वार, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाज केवल वर्षा के जल द्वारा उत्पन्न होते हैं। चीन, भारत और पश्चिम पाकिस्तान में गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, आलू आदि शीतकालीन फसलों की सिंचाई की जाती है। शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा कृषि के लिए पर्याप्त नहीं होती। मानसूनी एशिया के अलावा रूसी तुर्किस्तान में, पश्चिमी एशिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों में, मिस्र की नील घाटी में, यूरोप में डेन्यूब, पो, रोन, गारोन आदि नदियों के बेसिनों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी की तटवर्ती चावल की पेटी में तथा पश्चिमी संयुक्त राज्य में, दक्षिण अमेरिका में ला लाप्टा नदियों के बेसिन में और दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में तथा ऑस्ट्रेलिया के मरी डार्लिंग बेसिन में नदियों द्वारा ही सिंचाई होती है। पृथ्वी की स्थल के लगभग 2/9 भाग पर बिना सिंचाई के ठीक कृषि नहीं हो सकती। संसार भर में सिंचाई का आरंभ भारत में हुआ। यहाँ आधे से अधिक कृषि सिंचित है। हिमालय से निकलने वाली सदावाहिनी नदियों से सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछा दिया गया है। उत्तरी भारत में कुओं से भी सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत में तालाबों से सिंचाई का प्रचलन अधिक है।
फसलों का चुनाव सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर किया जाता है। पर्वतों में हिमपात की मात्रा के अनुसार ग्रीष्मकाल में नदियों में हिम गलने से जल आता रहता है। हिमपात अधिक होने पर ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल प्राप्त होता है। वनाच्छादित पर्वतीय ढालों पर बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में हिम धीरे धीरे पिघलता है। इससे नदियों में बाढ़ें नहीं आती और फसलों के लिए जलपूर्ति नियमित हो जाती है। जहाँ वनों की कमी होती है वहाँ बांधों के द्वारा जल को रोककर उसे धीमे धीमे नदियों में बहाया जाता है। आगे है स्थलीय जल परिवहन का उपयोग नौ परिवहन के लिए। नदियों, नहरों और झीलों के द्वारा सामान का परिवहन और मनुष्यों का यातायात निम्न कारकों से नियंत्रित होता है, जैसे नदी या जलराशि के बहने की दिशा, जलराशि की स्थिति के अक्षांश जिनके कारण तापमान और शीतकाल में जलराशि का जमना निश्चित होता है। बेसिन अर्थात प्रवाह क्षेत्र का विस्तार। यदि नौगम्य जलराशि की लंबाई बहुत छोटी होती है तो उसमें आर्थिक लाभ नहीं होता। नदी या जलराशि में जल की मात्रा, ये कई नियंत्रणकारी कारक हैं। जल की गहराई और चौड़ाई, मार्ग में नदी के मोड़ जिनके कारण दो नगरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जलधारा की खतरनाक तेज गति, मार्ग में जल चट्टान, बलुई भित्ति, आगे को निकली हुई वृक्षों की शाखाओं और या अन्य बाधाओं की स्थिति भी प्रभावित करती है। मार्ग में जलप्रपातों और क्षिप्रिकाओं रैपिड्स की बाधाएं जिनके निवारण के लिए मार्ग में नहरें और लॉक्स बनाने पड़ते हैं। आंधियाँ, कोहरा, धुंध, बर्फ, जलवायु की दशाएं तथा बाढ़ें, ये भी नौ परिवहन को नियंत्रित करते हैं। नदियों का मार्ग परिवर्तन, कई नदी मार्ग बदल देती हैं, ये भी नियंत्रित करते हैं। सामान लादने और उतारने के लिए उपयुक्त अवतरण स्थलों यानी लैंडिंग प्लेस की स्थिति। जल परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बहुत सस्ता होता है। नदियों, झीलों आदि पर कोई सड़क नहीं बनाई जाती, न रेल मार्गों जैसे स्टेशन बनाए जाते हैं और न इतना बड़ा कर्मचारी वर्ग नियुक्त करना पड़ता है। इस प्रकार से नौ परिवहन में से यातायात के लिए कई नियंत्रणकारी कारक होते हैं। इस प्रकार से इनलैंड वाटर रिसोर्सेज में हमने डिटेल से जल संसाधन के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।